नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं भूगोल एमसीक्यू सीरीज़ में जलवायु यानी कि क्लाइमेट, उससे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा। इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से आप पूर्ण रूप से जलवायु को याद रख पाएंगे और जलवायु की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले आप स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है अक्षांश, बी ऊंचाई, सी वर्षा या फिर डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी, यानी कि अक्षांश, ऊंचाई और वर्षा ये तीनों ही किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है लैंडफॉर्म्स या फिर लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब है? यहाँ एल से हो जाएगा लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं, यानी कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार वहाँ की जलवायु यानी किसी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास है तो उसकी जलवायु अलग होगी, लेकिन ध्रुवों के पास है तो उसकी जलवायु अलग होगी। इसके बाद में ए से हो जाएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई भी ले सकते हैं या देशांतर भी ले सकते हैं। तो देशांतर या फिर ऊंचाई के अनुसार भी वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। यानी कि जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता जाता है, जबकि मैदानी भाग का जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है इन कंपेरिजन पहाड़ों से। इसके बाद में एन से हो जाएगा नियरनेस टू सी, यानी कि समुद्र से नज़दीकी या फिर समुद्र से दूरी, ये भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद में आता है डी। डी से हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवा की दिशा, वो भी प्रभावित करती है। इसके बाद में एफ से फॉरेस्ट, यानी किसी क्षेत्र के आसपास अगर फॉरेस्ट है तो उससे भी वहाँ की जलवायु है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में ओ से हो जाएगा ओशन करंट। देखिए दोस्तों, ओशन के अंदर दो प्रकार की धाराएं चलती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। इन दोनों से किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में आर से रेनफॉल, यानी रेनफॉल भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। फिर एम से माउंटेन, जैसा कि मैंने बताया कि माउंटेन में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ठंडा होता है। इसके बाद में एस यानी कि सोइल। देखिए सोइल भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, यानी कि अगर यदि कहीं पे काली मिट्टी है या कहीं पे शुष्क मृदा है तो उन दोनों ही क्षेत्रों में जो जलवायु है वो डिफरेंट होगी। इसके बाद में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है या दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर, और ऑप्शन डी है पूर्व से पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी भारत में ग्रीष्मकालीन के समय जो मानसून के प्रवाह की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो बनाया है हिमालय के कारण वर्षा। आप उस वीडियो को 9 मिनट का वीडियो है लगभग, उसको जाके देख सकते हैं। आप पूर्ण रूप से ये समझ पाएंगे कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह के कारण जो यानी भारत में वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है, कहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो आप पूर्ण रूप से इस फिनोमेना को आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि जो ग्रीष्मकालीन समय होता है उस समय जो अरेबियन सी और हिंद महासागर है वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और जो ITCZ होता है, यानी ITCZ वो क्षेत्र होता है जो कि निम्न दाब रहता है वहाँ पर, यानी कि लो प्रेशर जोन रहता है। अब वो लो प्रेशर जोन जो इंडिया का जो गंगा का मैदान है वहाँ पर खिसक जाता है ग्रीष्मकालीन के समय। तो वो लो प्रेशर का जोन है और जो समुद्र है वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवाएं चलती है, तो हम समुद्र से हवाएं उस तरफ चलेगी, मैदान की तरफ चलेगी। तो अब समुद्र से चल रही है तो उनमें आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो समुद्र से चल रही है। तो जब वो हिमालय से टकराती है तो वहाँ पे बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण के कारण वहाँ पर वर्षा होती है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन के समय जो मानसून की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की
तरफ रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रवाह से वर्षा होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन सी है लौटते हुए मानसून से, या फिर डी चक्रवात से। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ से। देखिए दोस्तों, जब शीत ऋतु आती है तो उस समय जो भारत में वर्षा होती है, यानी भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा रेगिस्तान है जो कि लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। वहाँ से क्या होता है कि जब हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो वो भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती हैं और काला सागर और कैस्पियन सागर से भी वो आर्द्रता ग्रहण करती है। इसके बाद में ये हवाएं भारत की ओर बढ़ती हैं और हिमालय के कारण ये जो हवाएं हैं वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। दक्षिणी शाखा के कारण भारत में वर्षा होती है और यही वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। ये पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक होती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बिहार, पंजाब के अंदर ज़्यादा होती है। इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा भी कम होती जाती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा कि जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, अब उसका नाम पूछा जा रहा है कि उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है चक्रवाती वर्षा, बी मरुस्थलीय वर्षा, सी मावट, या फिर डी विक्षोभ वर्षा। तो उसको कहा जाता है सी मावट, यानी कि जो भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु। देखिए दोस्तों कि जब ग्रीष्मकालीन का समय रहता है तो जब समुद्र से हवाएं मैदानों की तरफ चलती है तो जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट होता है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है क्योंकि जो कोरोमंडल का तट है वो उन हवाओं के समानांतर रहता है। तो वो समानांतर रहने के कारण वो हवाएं उस कोरोमंडल तट से टकरा नहीं पाती हैं, इसलिए वहाँ पे बादलों का निर्माण नहीं होता है और वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन जब उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके जो कोरोमंडल तट है उससे टकराती है और उसके टकराने के कारण वहाँ पर बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण होने के कारण वहाँ पर वर्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य ऐसा है, यानी कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट ऐसा है। उड़ीसा जो उत्कल तट है उड़ीसा, वहाँ पर भी इसके कारण वर्षा होती है। तो जो हमारे ऑप्शन है उसमें तमिलनाडु है, उड़ीसा नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शरद ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर, या फिर डी 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी ऊटी, या फिर डी लेह। तो इसका सही उत्तर है ए मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। ये न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसका क्या कारण है मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं वो समुद्र से चलती है और समुद्र से चलती है तो वो आर्द्रता ग्रहण करके चलती है। जब ये आर्द्रता ग्रहण करके ये हवाएं मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं जो कि जनजातियों के नाम पे रखी गई हैं और ये पहाड़ियाँ हैं कीपनुमा आकार की हैं। इसलिए जब ये हवाएं उन घाटियों में जाती हैं
तो उन घाटियों में फंस जाती है, यानी कि अंदर तो प्रवेश कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही जल्दी बादलों का निर्माण होता है और बादलों का निर्माण होकर वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए जो मासिन राम है वहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए जो मासिन राम है दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में न्यूनतम वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मासिन राम, बी चेरापूंजी, सी ऊटी या फिर डी लेह। देखिए दोस्तों मासिन राम तो नहीं हो सकता क्योंकि मासिन राम में तो अधिकतम वर्षा होती है, चेरापूंजी में भी नहीं होता क्योंकि मासिन राम के बाद में चेरापूंजी में ही अधिक वर्षा होती है जो कि असम के अंदर। इसके बाद में बचा सी और डी, ऊटी और लेह, तो इसका आंसर होगा डी लेह। अब इसका कारण क्या है कि भारत में न्यूनतम वर्षा लेह के अंदर होती है? इसका कारण है इसकी ऊंचाई। समुद्र तल से जो लेह है उसकी ऊंचाई है 11,500 फुट, जिसके कारण ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर अत्यधिक ठंड है। अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ पे जो बादल हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि जो वायु है उसका संघनन नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। यानी कि जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो लेह है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है, यानी जो समुद्र तल का जो नापी जाती है किसी भी स्थान की, वो कहाँ से नापी जाती है, यानी कि वो कौन सा शहर है इंडिया का जिसको बेस माना गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस प्रकार की मानसूनी जलवायु पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सी शीत कटिबंधीय जलवायु या फिर डी शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसका सही उत्तर है ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए दोस्तों जो भारत है, आपको पता होगा कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत का जो जो दक्षिणी भाग है वो है उष्ण कटिबंध में, लेकिन जो उत्तरी भाग है वो है शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बावजूद भी भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध क्यों है? इसका कारण है हिमालय, क्योंकि हिमालय के कारण जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत तक प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी कि जो हिमालय है वो एक प्रकार से बैरियर का काम करता है, यानी कि जो साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं उनको रोक लेता है, जिसके कारण जो भारत है वहाँ पर जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी वो उतनी ठंड नहीं पड़ पाती है। इसके कारण भारत दोनों कटिबंधों में, यानी कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी इसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की ही है। इसका कारण है हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कैसा है? ऑप्शन ए है निम्न दाब क्षेत्र, ऑप्शन बी है उच्च दाब क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्यम दाब क्षेत्र या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए निम्न दाब क्षेत्र, यानी कि ITCZ एक निम्न दाब का क्षेत्र है। देखिए दोस्तों जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो 0 डिग्री के ऊपर और नीचे, वहाँ पर दोनों गोलार्धों से यानी कि उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पावने हैं, आप व्यापारिक पावने क्या हैं इनको हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर यानी कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं यानी 0 डिग्री के ऊपर और नीचे जो व्यापारिक पावने हैं उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध आपस में आके मिलती है, कन्वर्ज होती है। क्यों कन्वर्ज होती है? क्योंकि जो ITCZ है वो लो प्रेशर का जोन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो लगातार गर्म होकर उठती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी पड़ती है, इसलिए हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण व्यापारिक पवनों को ये आकर्षित करता है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ITCZ एक निम्न दाब का क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के मध्य बहती हैं? ए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण, ऑप्शन बी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ऑप्शन सी है 40 डिग्री से 45 डिग्री
नॉर्थ और साउथ। और ऑप्शन डी है 60 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच व्यापारिक पवनें चलती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि 30 डिग्री से 0 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ऑप्शन बी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ऑप्शन सी 40 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ऑप्शन डी 60 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। देखिए दोस्तों, जो इक्वेटर है यानी इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल क्या होता है? एक जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो कोरियोलिस बल हैं ये इस क्षेत्र के अंदर यानी 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र में इसका मान 0 या फिर न्यूनतम रहता है। यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि शांत रहता है, यहाँ पे हवाएं नहीं चलती हैं, इसीलिए इसको डोलड्रम की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कि डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य रहता है, तो आपको बताना है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ध्यान रखना दोनों अक्षांशों में, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर भी और 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे भी, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों में। और ये एक शांत क्षेत्र है, इसीलिए इसको डोलड्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर डी ज्वार भाटा के कारण। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ जाती हैं? ऑप्शन ए घड़ी की दिशा में, ऑप्शन बी घड़ी की विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी ध्रुवों की ओर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घड़ी की दिशा में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फेरेले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध हैं उसमें हवाएं घड़ी की सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन घड़ी की दिशा में मुड़ गई कोरियोलिस बल के कारण, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सीधी आनी चाहिए थी विषुवत रेखा की तरफ, लेकिन वो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है कोरियोलिस बल के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लू, बी काल वैसाखी, सी आम्र वर्षा, या फिर डी व्यापारिक पवनी। तो इसका सही उत्तर है बी काल वैसाखी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में जो पवनी चलती है उसको स्थानीय भाषा में काल वैसाखी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इन ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है और इनके कारण जो वर्षा होती है, ये वर्षा फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका कारण क्या है कि जब ये जो हवाएं चलती हैं, ये मतलब इस समय जो बिजली कड़कती है, यानी कि बिजली कड़कने के साथ जो वर्षा होती है उसके कारण जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन की मात्रा इन जो बिजली है इस बिजली के कारण भूमि के अंदर समा जाती है, और जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक रहती है। इसलिए इन हवाओं के कारण जो वर्षा होती है वो अत्यधिक लाभदायक मानी जाती है फसलों के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए
4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी 5, यानी कि कोपेन ने जलवायु को 5 भागों में बांटा है, जो कौन कौन सी है, ए, बी, सी, डी और ई प्रकार की। ये 5 प्रकार की जलवायु है जो कोपेन ने बांटा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोपेन के अनुसार भारत में टुंड्रा तुल्य जलवायु ईटी, जिसको उन्होंने नाम दिया ईटी, कहाँ पाई जाती हैं? ए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, बी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, सी, मध्य भारत में, या फिर डी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, जो टुंड्रा तुल्य जलवायु है वो ज़्यादातर ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि हम जैसे अक्षांश भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो वहाँ पे हमें टुंड्रा तुल्य जलवायु मिलती है। अब ऐसी जलवायु उत्तराखंड में क्यों मिलती है? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में अधिकतर वर्षा किन पवनों के कारण होती है? ए, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण, बी, उत्तर पूर्व पवनों के कारण, सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण। भारत में 3 कारणों से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण, उत्तर पूर्वी पवनों के कारण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लेकिन जो अधिकतम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण होती है, और लगभग 90% वर्षा इन्हीं हवाओं के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है 19वां। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किस राज्य से है? ए, गुजरात, बी, पंजाब, सी, हिमाचल प्रदेश, या फिर डी, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है कॉफ़ी के लिए लाभदायक होती है और चेरी के लिए भी लाभदायक होती है, तो इसलिए कर्नाटक में इनको कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? जैसे कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता था, उसी प्रकार आम्र वर्षा किस राज्य में कहा जाता है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, बी, केरल, सी, पश्चिम बंगाल, डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आम के लिए अत्यधिक लाभदायी होती है, यानी कि इससे आम जल्दी पकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटक में, यानी कि जो ये लोकल नेम्स हैं मानसून शावर्स के, यानी कि ये बौछार के साथ वर्षा होती है, तो इनको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटक में। और मैंगो शावर कहा जाता है, यानी मैंगो जो वर्षा है वो कहा जाता है केरल में। काल वैसाख कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। और टी शावर या फिर बारदोली छेड़ा ये कहा जाता है असम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, मिलान करने वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, मैंगो वर्षा केरल में, काल वैसाख पश्चिम बंगाल में और टी सावर या बारदोली छेड़ा असम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? ए, फरवरी से जून, बी, मई से सितंबर, सी, जून से सितंबर, या फिर डी, नवंबर से दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है सी, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, कर्नाटक, या फिर डी, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। यानी मानसून जब आता है सबसे पहले तो वो केरल के तट से टकराता है, यानी कि सबसे पहले केरल में आता है। आप मैप में देख सकते हैं कि 1 जून को मानसून केरल के तट से टकराता है। इसके बाद में ये उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? ए, मालवा पठार पर, बी, उत्तरी मैदानी भाग में, सी, छोटा नागपुर पठार पर, या फिर डी, पूर्वी घाट पर। तो इसका सही उत्तर है सी, छोटा नागपुर पठार पर। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार
पठारी इलाका होने के कारण वहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं और लो प्रेशर का क्षेत्र बनती है। लो प्रेशर के क्षेत्र के कारण जो नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आती है वो इस तरफ आकर्षित होती हैं। उसी प्रकार जो बे ऑफ बंगाल है उससे भी वर्षा उस तरफ छोटा नागपुर पठार की तरफ आकर्षित होती है। जब ये हवाएं टकराती है तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी होती है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चल रही है उनमें नमी रहती है और जो नॉर्थ वेस्ट से आती है उनमें नमी नहीं रहती है। जब ये हवाएं आपस में मिलती है तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो जो नॉर्वेस्टर की जो उत्पत्ति है वो छोटा नागपुर पठार पर होती है भारत के अंदर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तमिलनाडु में वर्षा का समय क्या है? ए फरवरी से जून, बी मई से सितंबर, सी जून से सितंबर, या फिर डी नवंबर से दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है डी नवंबर से दिसंबर। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि जो ग्रीष्मकालीन में जो मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती हैं मैदानों की तरफ, उनके कारण तमिलनाडु के अंदर वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जब उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है तो बे ऑफ बंगाल से आर्द्रता ग्रहण करके वो हवाएं कोरोमंडल से टकराती है, जिसके कारण वर्षा होती है। इसी कारण जो तमिलनाडु है वहाँ पर वर्षा नवंबर से दिसंबर तक चलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अल नीनो से भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए मानसून कमज़ोर हो जाता है, बी मानसून मजबूत हो जाता है, सी मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मानसून कमज़ोर हो जाता है। अब दोस्तों अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमज़ोर क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों जनरली यानी कि जब अल नीनो नहीं आता है, यानी कि सामान्य स्थिति में जो पेरू है, जो कि जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो कि तटीय देश है, जो प्रशांत महासागर है उसके पास में, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन जो ऊपर का जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रवाहित होता है, जिसके कारण तो भारत में मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि मानसून मजबूत रहता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो अल नीनो के कारण क्या होता है कि जो पेरू होता है वहाँ पर गर्म धाराएं चलती है। गर्म धाराएं क्यों चलती है? सूर्य पर सन स्पॉट के कारण वहाँ पर जो पानी है वो गर्म हो जाता है। अब वो पानी गर्म होने के कारण वहाँ पर जो पेरू का तट है वहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर के क्षेत्र के कारण जो हवाएं पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल रही थी वो उल्टी हो जाती है, यानी कि अब हवाएं ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ चलने लगती है। इसी कारण जो हिंद महासागर में जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं थी वो भी कुछ उस ऑस्ट्रेलिया की तरफ यानी कि पेरू की तट की तरफ चलने लगती। इसके कारण जो हमारा मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के कारण जो जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हो पाती, यानी अल नीनो के कारण भारत में वर्षा में कमी आती है, यानी मानसून कमज़ोर हो जाता है। जबकि ला नीनो इसका उल्टा है। ला नीनो के कारण भारत का जो मानसून है वो मजबूत हो जाता है और भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, या फिर डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। ये दोस्तों मैंने अभी समझाया था कि कोरोमंडल तट पर क्यों अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से वो आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट से टकराती है और बादलों का निर्माण करके अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 27। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? ए पश्चिमी घाट के तटीय प्रदेश में, बी मध्य भारत में, सी पूर्वोत्तर पहाड़ी के इलाके में, या फिर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। देखिए दोस्तों ये याद रखना कि समुद्र के पास जितना कोई क्षेत्र समुद्र के जितना करीब रहेगा वहाँ पे दैनिक तापांतर उतना ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दिन और रात के जो तापमान है उसमें अत्यधिक अंतर नहीं पाया जाता, यानी कि जो समुद्र का जो पानी है वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। लेकिन जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो दिन में जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी रात को, यानी उतनी ही जल्दी जो मृदा है वहाँ की जो मृदा है वो उतनी ही जल्दी उस हीट को
वापस वायुमंडल में छोड़ देती है, तो वहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक गिर जाता है। तो मरुस्थलीय इलाके में अत्यधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यानी कि रात के अंदर जितना ठंडा होता है दिन में उतना ही गर्म रहता है, तो दैनिक तापांतर अत्यधिक मिलता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। लेकिन जो समुद्री इलाका है यानी जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है 28। भारत में मानसून के प्रस्फोट का मतलब होता है फटना, यानी मानसून का फटना के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी पूर्वी जेट प्रवाह, या फिर डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्वी जेट प्रवाह। पूर्वी जेट प्रवाह के कारण भारत में मानसून फट जाता है, यानी मानसून फटने के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, उसके लिए जिम्मेदार है पूर्वी जेट प्रवाह। देखिए दोस्तों, जनरली जो हवाएं चलती है वो दक्षिण पश्चिम से मैदानों की तरफ चलती है, लेकिन क्या होता है कई कबार जो बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं उत्तरी भारत की ओर चलने लगती हैं, और जब ये उत्तरी भारत की ओर चलने लगती है तो जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं और ये दक्षिण पूर्वी हवाएं आपस में टकराती हैं तो इसी को हम कहते हैं मानसून का फटना, क्योंकि ये जब हवाएं आपस में टकराती हैं तो दोनों ही आर्द्रता लेके चली थी, तो जिसके कारण वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको कहते हैं मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फोट। इसके लिए जिम्मेदार है पूर्वी जेट प्रवाह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 29। लू किस प्रकार की पवन है? ए ठंडी, बी गर्म, सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी गर्म। लू किस प्रकार की पवन है? गर्म। आप देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में ये एक प्रकार की गर्म हवाएं हैं जो कि ग्रीष्मकाल में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के किस भाग में चलती है? ऑप्शन ए सौरमंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा के बीच चलती है, या फिर बी समताप मंडल की ऊपरी सीमा तथा मध्यमंडल की निचली सीमा, या फिर सी मध्यमंडल की ऊपरी सीमा तथा आयनमंडल की निचली सीमा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सौरमंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा। यानी कि दोस्तों जेट स्ट्रीम एक प्रकार की वायु है जो कि सौरमंडल यानी कि जो वायुमंडली जो पहली परत है वो सौरमंडल है, और जो दूसरी परत है वो समताप मंडल है। तो जो सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा होती है और जो समताप मंडल की निचली सीमा होती है उनके बीच में ये जेट स्ट्रीम चलती है। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अधिकतर जो एग्ज़ाम्स हैं इन्हीं में से रिपीट होता है। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने ज्योग्राफी की सीरीज चला रखी है, आप देख सकते हैं। हमने मैप और डायग्राम्स की सहायता से एक ब्यूटीफुल तरीके से आपको समझाया है। आप एक बार पढ़ोगे उसको तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इकोनॉमी की सीरीज़ भी लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आपको इकोनॉमी में कुछ भी नहीं आता है तो जो हमारी सीरीज़ चलने वाली है उस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद में आप इकोनॉमिक्स में हीरो बन जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।